हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे साइंस के प्रैक्टिस सेट। यह आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आरआरबी जेई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस से 20 से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब से आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट नहीं देंगे, तब से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है। सारा जो है कि प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए है आपके सामने जूल प्रति सेकेंड, यह शक्ति की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन बी है किलोवाट घंटा, यह शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन सी है अश्वशक्ति, यह भी शक्ति की इकाई है। और डी है वाट, यह भी शक्ति की इकाई है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। इसे हम जूल प्रति 20 सेकेंड भी कहते हैं, इसे हम वाट भी कहते हैं। और एक अश्वशक्ति बराबर होता है, यानी कि 1 HP बराबर होता है आपका 746 वाट। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सभी लेटेस्ट प्रश्न हैं। प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है छोटी आंत में, बी है अमाशय में, सी है मलाशय में और डी है बड़ी आंत में। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन जो होता है वह आरंभ होता है, इसे भी याद रखिएगा। और बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है एंटोइन लेवजियर, बी है जोसेफ प्राउस्ट, सी है रॉबर्ट बायल और डी है जैक्स चार्ल्स। यह आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। स्थिर अनुपात का नियम आपका जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का जो द्रव्यमान होता है वह निश्चित अनुपात में होता है, चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करें। जैसे आपका हो गया जल, जल का जो अणु सूत्र होता है H2O, इसका भार अनुपात निकालेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन जो हो जाएगा 16, काटेंगे तो 1 संबंध 8 हो जाएगा। तो चाहे आप जल कहीं से लें, चाहे नदी का लें, तालाब का लें या कुआं का लें, कहीं से लें, उसमें जो H2O का संगठन है, अनुपात है, वो 1 संबंध 8 ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। तो किसकी करती है? वसा का परिवहन करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इससे हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलता है। और प्रोटीन क्या है? यह हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? याद रखिएगा, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि ठोस के अणु जो होते हैं कि पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। द्रव के अणु जो होते हैं थोड़ा ठोस से दूर दूर होते हैं, और गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इससे हमें यह पता लगता है कि जो ठोस के अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, उससे कम आपका द्रव का होता है, और सबसे कम गैस के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, यानी कि ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा और गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है ऊष्मा, बी है आर्द्रता, सी है बल और डी है विकिरण। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इस प्रश्न में दो टाइप से प्रश्न बनता है। दो जो उपकरण होते हैं, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि द्रव। तो जब भी हाइड्रोमीटर आए तो याद रखिएगा कि द्रव का अपेक्षित घनत्व, और हाइग्रोमीटर जब भी आए तो याद रखिएगा वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है। बोलोमीटर से हम विकिरण को मापते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए है क्योंकि उसमें अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनको चलने फिरने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है और वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए है ठोसों का द्रव में पिघलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। डी देख लेते हैं, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जो कि पहले जैसे पदार्थ से एकदम उसका गुण, उसका रंग, प्रकृति सब भिन्न होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था चेंज होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग आपका सदिश राशि, इसे याद रखिएगा। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है। द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वेग भी आपकी सदिश राशि है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, इसे याद रखिएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड, इसे भी याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए एग्जाम से पहले सबको देखकर जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन ए है एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली, और सी है गतिशील पत्थर, और डी है एक उठाया हुआ हथौड़ा। यह आपका एलपी में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, यह मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली क्या है?
कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक पतली झिल्ली होती है, उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो अब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे याद रखिएगा। कोशिका भित्ति क्या है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में, इसे याद रखिएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति वह बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो कार्य करने की दर को यानी कि W/T को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकेंड, इसे याद रखिएगा, या फिर वाट भी होता है, इसे भी याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसे भी याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम आपका ना तो धातु है और न ही अधातु है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका धातु है, इसकी संयोजकता 2 होती है, और इससे जब हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो यह बहुत ही सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। एल्युमिनियम है, यह भी आपका तत्व है, इसका उपयोग हम हल्के पुर्जे बनाने में करते हैं, जैसे वायुयान जहाज के पुर्जे बनाने में करते हैं। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसे भी याद रखिएगा। एल्युमिनियम वह तत्व है जो कि उभयधर्मी का गुण निभाता है, इसे भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन सा तत्व उभयधर्मी होता है, तो एल्युमिनियम को याद रखिएगा। और फास्फोरस आपका क्या है, फास्फोरस आपका अधातु है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोरेट, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है अमोनियम क्लोराइड, और डी है अमोनियम सल्फाइड। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वह ऊर्ध्वपातन कर सकता है। इसके अलावा आपका हो गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेप्थलीन हो गया, ठीक है, कपूर हो गया, ये सब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर सकता है। ऑप्शन ए है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है नमी, ऑप्शन सी है सतह क्षेत्र में वृद्धि, और डी है हवा की गति में वृद्धि। तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण की दर को नमी कम कर सकता है। यदि वायुमंडल में नमी है तो उस स्थिति में क्या होगा कि वाष्पीकरण कम होगा। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, हवा की गति बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, लेकिन नमी से वाष्पीकरण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश, यह प्रश्न आपका हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।